डियर स्टूडेंट, क्लास 11th में आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे परमाणु संरचना। लास्ट क्लास में हमने परमाणु की संरचना पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो परमाणु में एक इसका नाभिक होगा और नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षा होगा और कक्षा में पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 2, कक्षा नंबर 3, कक्षा नंबर 4, आगे कक्षा और भी होगा। ये इसका क्या होगा, नाभिक होगा। ये परमाणु का धनावेशित नाभिक है। नाभिक में पाया जाता है धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन। और ये कक्षा है जिसमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। आपने लास्ट क्लास में देखा है कक्षा, कक्षा जिसको हम क्या बोलते हैं, कोश बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। कक्षा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कक्षा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोश, कोश के अंदर क्या आता है, कोश के अंदर क्या आएगा, उपकोश। कोश के अंदर क्या रहेगा, उपकोश। उपकोश रहेगा आपका S, P, D, F, G, आगे और भी है, हम अभी S, P, D, F ही पढ़ेंगे, उपकोश। तो किस कक्षा, कौन से कोश में कौन सा उपकोश पाया जाता है ये देखेंगे। और उपकोश का क्या होता है, कक्षक। कक्षक जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो जैसे S कक्षक है, S उपकोश है, तो S का एक कक्षक होता है। उसी प्रकार P उपकोश है, P के 3 कक्षक होते हैं, Px, Py, Pz। डी उपकोश है, डी उपकोश के 5 कक्षक होते हैं। सभी के नाम होंगे, नाम हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, पहले हम कक्षक देख लेते हैं। तो विषम संख्या में आपको लेना है, S का 1 कक्षक होगा, P का 3 कक्षक होगा और D का 5 कक्षक होगा। उसी प्रकार F रहेगा तो F का 7 कक्षक होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब कक्षक में क्या पाया जाता है, कक्षक में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। कक्षक में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। ये एक कक्षक है, यहाँ पर 1, 2, 3 कक्षक है, यहाँ पर 5 कक्षक है और यहाँ पर 7 कक्षक है। कक्षक में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका चक्रण क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। उसी प्रकार ये इसके पास P के पास 3 कक्षक हैं, तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरे जाते हैं। ये सब नियम है, हुंड का नियम, अपाउ का नियम, ये सब नियम आप आगे की क्लासेस में पढ़ते चलेंगे। अभी हम थोड़ा बेसिक देख रहे हैं। तो पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। F है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। S के पास एक कक्षक है, तो S के पास एक कक्षक होता है और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। P के पास 3 कक्षक तो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D के पास 5 कक्षक तो अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F के पास 7 कक्षक होता है तो अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होगा। तो S के पास अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से ज्यादा उसके पास नहीं होगा। एक हो सकता है पर S के पास 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। P के पास अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D के पास अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F के पास अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जैसे जैसे कक्षा बढ़ते जाता है वैसे वैसे कक्षक भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। पहली ही कक्षा में सभी उपकोष नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहली कक्षा में केवल S कक्षक आता है, दूसरी कक्षा में S और P दोनों आएगा, तीसरी कक्षा में S आएगा, P आएगा, D आएगा, चौथी कक्षा में S आएगा, P आएगा, D आएगा और F आएगा। आगे और भी है, आपको यही तक पढ़ना है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कक्षा बढ़ रहा है वैसे वैसे कक्षकों की संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली कक्षा में केवल S कक्षक आता है और S कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो पहली कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2।
ये दूसरी कक्षा में s आ रहा है और p आ रहा है। s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और p में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6। s में होगा 2, p में होगा 6 और d में होगा 10। s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोष जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो कक्षा जो है कोष है, चाहे आप कोष बोलिए, कक्षा बोलिए, ऑर्बिट बोलिए, सेल बोलिए, कक्ष बोलिए, तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहली कक्षा में केवल s पाया जाता है। दूसरी कक्षा में s और p दोनों होगा, तो दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरी कक्षा में टोटल कितना होगा 18 होगा और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों होगा आपको समझ में आ गया। पहली कक्षा में केवल s कक्षक होता है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में s और p तो 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में s p और d तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा और चौथी कक्षा में जो होगा वो s p d f होता है। और आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख चुके हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कक्षा में कितने होंगे। चलिए अब आगे का टॉपिक देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक। अब हम लोग आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास मतलब किस कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके आधार पर हम लोग धातु अधातु देखेंगे। 10th में आपने पढ़ा है तत्व, तत्व को 3 भाग में बांटा गया है, धातु अधातु और उपधातु। तो किसके आधार पर, सभी को मालूम है धातु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाएगा, अधातु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। ठीक है, उसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पीरियोडिक टेबल क्लास 10th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, डिटेल हम अभी क्लास 11 में पढ़ेंगे। पहला तत्व है सब। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम है अपाउ का नियम, अपाउ का नियम, अपाउ का नियम, N+L का नियम। अभी आपको नियम समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हमको आगे के टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। हमें पहले इजी पे आपको समझा रहे हैं कि धातु अधातु आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका नियम। ठीक है, अपाउ का नियम क्या है ये बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दूं। ये नाभिक है, ये कक्षा हमने पढ़ा, तो पहली कक्षा में केवल 1s आता है, दूसरी कक्षा में 2s और 2p आता है, तीसरी कक्षा में 3s भी आएगा, 3p भी आएगा, 3d भी आएगा, चौथी कक्षा में 4p, 4d और 4f। आगे और भी कक्षाएं हैं, हमको भी यहीं तक पढ़ना है। तो इसी के आधार पर सबसे पहले हम लिखेंगे 1s। बहुत इजी है, आप इसे याद कर लीजिए, पूरा केमिस्ट्री इस पे बेस्ड है। सबसे पहले 1s आएगा, उसके बाद देखिए 2s और 2p। सबसे पहले 1s आएगा, उसके बाद 2s और 2p, उसके बाद 3s आएगा, 3p आएगा, इसके बाद क्या आएगा 3 आएगा। अब आप बोलेंगे 3d आएगा, तो 3d के पहले आता है 4s। एक नियम है N+L का नियम, नियम हम आगे डिटेल बाद में पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा सा समझिए कि पहले 1s आएगा, 2s, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, 3p, 3d के पहले 3d के 4s क्यों आएगा, ये नियम हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले 4s, आप यहाँ तक अच्छे से याद कर लीजिए, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। 4s में पहुंचकर, जैसे आप 4s में पहुंच जाएंगे तो 4s में पहुंचकर 2 बार dps लेना है, और d जो है इस कक्षा से शुरू हो रहा है, तीसरी कक्षा से, तो d जो रहेगा 3d से शुरू होगा। ठीक है, जाना है, लेते जाना है। जो बच्चे देख चुके हैं उनको इजी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि ये SPDF क्या है, ये कहाँ से आया। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, FDPS लेते जाना है। ठीक है, आप इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, फिर 3s, 3p, 4s। 4s में पहुंचकर 2 बार dps लेना है। 4s में पहुंच गए, dps 2 टाइम्स ds, 2 बार हमको लेना है dps, हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। आप देख रहे हैं चूंकि 3p हो चुका है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 4p और जो 5s आएगा।
अब 3D है, 3D हो अभी आएगा 4, तो ये होगा 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, क्लियर। दो बार हमको क्या लेना है, DPS, DPS, FDPS, वन टाइम और FD। अब बताइए F से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर आएगा 4, तो ये आगे बढ़ा दीजिए 5 6 7, 4F को बोलेंगे यहाँ तो 5 है, इसके आगे और भी कक्षाएं होंगी, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 7 और ये हो जाएगा 8। बस इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको केमिस्ट्री बहुत इजी वे पे समझ में आएगा। मेन केमिस्ट्री का है धातु अधातु प्लस माइनस रिएक्शन, जो भी आपको बनाना है सबसे पहले आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए आगे देखते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। 1s 3p, 3p के बाद क्या आएगा 4s, 4s के बाद अब दिमाग में बिठा लीजिए DPS, GPS, 2 टाइम DPS, DPS शुरू होता है 3 से, फिर FDPS, FDPS 4 5 6 7 5 6। ठीक है, और इसका फनी ट्रिक भी है समझाने, इन क्लास के बाद इसके जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा आ जाएगा, अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके चलिए आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभाव का नियम मैंने पहले बताया है कि नियम है, बाद में पढ़ाऊंगी। अभी जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे अभाव के नियम के अंतर्गत था। तो आवर्त सारणी आपने लास्ट ईयर 10th में पढ़ा होगा कि फर्स्ट इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। एटॉमिक नंबर मतलब इसके पास एक परमाणु है। ठीक है, इसके पास कितना परमाणु है 1, और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना, एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसके पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दूसरा एलिमेंट है हीलियम, जिसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 है। फिर है लिथियम, फिर है बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये हो गया नियॉन। हमने 10 तत्वों को देखा है, लोअर क्लास में भी आपने। अब इनके पास जितना इनका एटॉमिक नंबर है उतना ही इसके अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी कक्षा में होंगे, अगर इसमें बताइए इसमें से कौन सा अधातु, तब चलिए अब धातु अधातु पहचानने के लिए इसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम थोड़ा सा क्लास 11th में अष्टक नियम 4 नाम आपका इसका पहले आएगा, तो नियम थोड़ा हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नियम अभी नहीं देख रहे हैं, अभी हम समझने के लिए नियम को पहले आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम में लिखने के लिए, रटने के लिए वो वर्ड टू वर्ड सिस्टमैटिक वर्ड में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अष्टक नियम का मतलब है सिंपल, 2-4 बातों का आप पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये सबसे पहले आप दिमाग में बिठा लीजिए कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अंतिम कोश बोलेंगे या बाह्य कोश बोलेंगे, बाह्य कोश या संयोजी कोश बोलेंगे, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पहली कक्षा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पड़ेगा। यदि बाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो परमाणु मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे, तत्व परमाणु, इलेक्ट्रॉन हो तो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्रमशः एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो +1 एक धनायन बनाता है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +2, 3 त्यागता है तो +3, जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही धनायन क्रमशः +1 +2 +3 आयन बना है। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो धनायन बनाता है तो वो क्या होगा। आपको कोई पूछे धातु अधातु पहचानिए तो आप कहाँ से सीखे नियम के अंतर्गत कि जिसके बाह्यतम कोश में क्रमशः 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा +1, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा +2, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +3 धनायन बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, धातु। ठीक है, आपने 10th में पढ़ा है ये धातु में चमक होती है, धातु विद्युत का सुचालक होता है
और भी, तो वो सब धातु के क्या है, गुण है। लेकिन आपका धातु का डेफिनेशन क्या होगा कि धातु के पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं और धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्रमशः +2 +3 धनायन बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका। चलिए, तो यदि बाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो परमाणु, आगे देखते हैं, यदि बाह्य कोश मीन्स संयोजी कोश, बाह्य कोश में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो तो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्यों ग्रहण करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो यदि बाह्य कोश में 5 6 7 तो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, अब क्यों ग्रहण करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। अगर 5 है तो बताइए, 5 है तो 8 करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, 3। ठीक है, तो ग्रहण कर क्रमशः जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही ऋणायन। तो 5 है तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, -3। 6 तो कितना इलेक्ट्रॉन करेगा 8 करने के लिए, -2। और 7 है तो अष्टक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो -1। ऋणायन बनाता है। और जो ऋणायन बनाता है वो क्या कहलाएगा, अधातु। तो धातु अधातु क्लियर हो गया। नियम है अष्टक नियम। धातु अधातु पहचानना सीखा कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा यदि संयोजी कोश में, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाएगा, और यदि संयोजी कोश में परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या बनाया है, अधातु। और इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु। ठीक है, जैसे बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों कर सकता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं और पहचानते हैं धातु और अधातु। चलिए, तो हम देखते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन काम करना है, मैं नोट बता दूं। एक कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को एक साथ, एक कक्षा मतलब पहली कक्षा नहीं, जैसे पहले दूसरी तो 2 कक्षा हो गई, तीसरी तो एक समान कक्षा में स्थित, थोड़ा सुधार दें इसको, एक समान कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को एक साथ गिनना है। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसी के आधार पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दिमाग में बैठा लीजिए, वो एक साथ गिनना है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और आप बताएंगे कौन सा धातु है और कौन सा अधातु। फर्स्ट एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए S, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो S, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1। जो सामने में लिखता है इसको बोलता है कक्षक, और ऊपर जो लिखा आता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके पास जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए S कक्षा आई थी कि S में 1 कक्षक होता है, इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1। तो इसके पास पहली 1। अब आप देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो क्या करेगा कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो ये दोनों कर सकता है। तो अगर ये त्यागता है तो धनायन बनाता है, और अगर ये ग्रहण करता है तो ऋणायन बनाता है। ये दोनों कर सकता है, त्याग भी सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा गया है। इसका स्थान पीरियोडिक टेबल में सुनिश्चित नहीं है, वैसे फर्स्ट पोजीशन में इसको रखा गया है। आगे डिटेल हम पढ़ेंगे इसमें। चलिए, तो हाइड्रोजन दोनों कर सकता है। दूसरा एलिमेंट आपका आ गया हीलियम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो सबसे पहले S के पास 1 कक्षक होता है और एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। और पहली कक्षा में होना भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो क्या करेगा, न त्यागेगा ना ग्रहण करेगा। इसलिए इसके ऊपर जो आवेश रहेगा वो 0 रहेगा, ये रहेगा उदासीन रहेगा। ठीक है, इसको अक्रिय तत्व के नाम से जाना गया है, जो नहीं करता। क्रिया कौन करेगा, जिसके पास या तो धनावेश हो या। तीसरा तत्व है हमारा लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3।
अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। तो सबसे पहले क्या आएगा 1s। अब हमको मालूम है ये s है, s के पास एक कक्षक होता है और एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये हो गया 1s2। अब 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि s कक्षक होता है और एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। बिल्कुल बेसिक है, स्टार्टिंग है, आप यहाँ से सीखिए, आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगा। ठीक है, 1s2। दूसरा हम इस 1s के बाद क्या आता है 2s। अब इलेक्ट्रॉन कितना है 3, 2 इलेक्ट्रॉन आपने यूज कर लिया, अब आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। देखिए ये आप s के लिए एक बॉक्स बनता है और ये हो, ठीक, तो s में कितना हो गया ये और ये हो गया 2s। अब मैंने बोला एक समान कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को एक साथ गिनना है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2। ये दूसरी, आप इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को एक साथ नहीं गिन सकते, ये पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है, तो दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखिए पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2, और बाहरी कोष अंतिम कोष ये आप इधर से इंटर करेंगे तो ये आपका बाहरी कक्षा हो गया। ठीक है, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 होने चाहिए, और 8 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। हमने देखा यदि बाह्य कोश में एक, तो उसको इजी क्या पड़ेगा 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, और त्याग करेगा तो लिथियम में क्या आ जाएगा, लिथियम में धनावेश आ जाएगा, और लिथियम में धनावेश आएगा तो ये क्या कहलाएगा लिथियम धातु के अंतर्गत आएगा। तो लिथियम क्या है, लिथियम धातु, जिसमें धनावेश होगा वो धातु है। तो आज हम लिथियम तक का देखें, इसके आगे के एग्जाम्पल्स हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।